डिसलाइक या लाइक कीजिए। फिल्म की शुरुआत एक टीवी शो के होस्ट को दिखाने से हुई जिसका नाम लांस था। उसका शो रियलिटी शो था, यानी बेसिक शो में दिखाई जाने वाली चीजें फेक यानी नकली हों, पर ये सबको असली कहकर दिखाते थे। शो में लांस अपनी और अपने साथियों की एपिसोड वीडियो सबको दिखाता है, जिसमें वो और उसके साथी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर नॉर्मल चीजें होती हैं, यानी नॉर्मल से हटकर कोई भूत या चीजें। इस शो का नाम ग्रेव इनकाउंटर ही था, जो इस मूवी का नाम भी है। वहाँ होने वाली सभी चीजों को ये रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। एक एपिसोड यानी किस्त के लिए एक बहुत ही पुराने मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं, जो यहाँ के लोगों के हिसाब से भूतिया हॉस्पिटल है, जो बात सच भी थी। अब वो लोग अपना हॉस्पिटल वाला एपिसोड आधा अधूरा तो पूरा कर लेते हैं, पर फिलहाल में वो एपिसोड नहीं दिखाया जाता, बल्कि ग्रेव इनकाउंटर शो का प्रोड्यूसर दिखाया गया, जो इंटरव्यू दे रहा था, जिसमें वो बताता है कि ये शो 5 एपिसोड्स के बाद ही बंद कर दिया गया। और छठा एपिसोड यानी हॉस्पिटल वाला किसी को इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि शूटिंग के दौरान ही हॉस्पिटल से लांस और उसके सभी साथी गायब हो गए। फिर कुछ वक्त के बाद हमें उन लोगों की एक बगैर एडिट हुई वीडियो मिली, जिसे एडिट करके हमने एक फिल्म बनाई, और फिल्म में वो सब दिखाया गया जो लांस और उसके साथियों के साथ हॉस्पिटल में हुआ, जो सब बिल्कुल सच था। इतना कहते ही वो फिल्म दिखाई जाने लगी, जहाँ सबसे पहले हमें इस फिल्म की कास्ट दिखाई गई, जिनमें पहले था शो का होस्ट लांस, फिर आता है कैमरामैन और कैमरा ऑपरेटर, यानी जो कैमरा को लगाएगा और खराब होने पर ठीक करेगा। इसके बाद आते हैं 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, यानी जो काले जादू को खत्म करने और भूत आत्माओं को भगाने की माहिर होते हैं। ये सब कुछ इन लोगों के लिए फेक नकली था। उस हॉस्पिटल में भूत आत्माएं हैं या नहीं, इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि इनके पिछले सारे एपिसोड्स भी फेक थे। ये फिर हॉस्पिटल के पास आए, जो काफी टाइम से बंद पड़ा था, लेकिन इसके बारे में अफवाहें थी कि रात को यहाँ से मरीजों के हंसने की आवाजें आती हैं। फिल्म में एक डॉक्टर बताते हैं कि इस हॉस्पिटल में ऐसे मरीजों को लाया जाता था जिनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल खराब था, यानी जिनके ठीक होने के दोबारा कोई चांसेस नहीं हुआ करते थे। यहाँ आकर मरीज वैसे भी ठीक नहीं हो सकते थे, क्योंकि ठीक से उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाता था। ये हॉस्पिटल उनके लिए किसी जेल से कम नहीं था। इस हॉस्पिटल का एक हेड डॉक्टर बड़ा ही अजीब था, क्योंकि वो यहाँ के लोगों पर गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बे किया करता था। तो इस वजह से तंग आकर कुछ मरीजों ने उस हेड डॉक्टर को मार दिया। इसीलिए कहा जाता है कि सभी मरने वाली मरीजों की आत्माएं आज भी इस हॉस्पिटल में घूमती रहती है, साथ ही डॉक्टर की भी, जो रात के वक्त अपनी नर्सिस के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी, इस बात का पता लगवाने के लिए लांस और उसके साथी हॉस्पिटल आए, पर उन्हें कुछ भी अजीब होने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो तो इन सब चीजों का मजाक बना रहे थे। जैसे ही रात हुई, इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर मेन दरवाजे पर अपना कैंप लगा लिया। लांस यहाँ के वार्डमैन से कहता है कि तुम इस दरवाजे को बाहर से बंद कर लो, पूरी रात नहीं खोलना, सुबह 6 बजे ही खोलना है। कैमरा ऑपरेटर ऐसी हर जगह पर कैमरा लगा देता है जहाँ पर नॉर्मल भूत आत्माओं के होने के चांसेस ज्यादा थे। काफी देर हो गई थी, पर अभी तक इन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। इस बिल्डिंग के नीचे बहुत लंबी काफी सारी सुरंगें थी, जो एक दूसरी बिल्डिंग से जुड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद कैमरामैन जब अकेला था, तो उसका पिछला दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जिससे वो थोड़ा डर जाता है। ये देख पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लगा कि जरूर यहाँ कोई भूत है, इसीलिए वो अपने एक डिवाइस की मदद से भूत से बात करने की कोशिश करती है। और तभी अचानक जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लड़की थी, उसके बाल कोई अनजान ताकत हिला देती है, जो नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से सभी लोग काफी डर गए और अब उन्हें यकीन हो गया था कि सच में यहाँ कुछ तो है। पर इस चीज से लांस परेशान नहीं बल्कि खुश था, क्योंकि आज वो पहली बार किसी सच्ची भूतिया जगह पर आए थे और यहाँ शूट की जाने वाली सभी वीडियो से वो अमीर बन सकते थे। इसके बाद ये सभी लोग अपने कैंप में वापस आकर वार्डमैन के दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगते हैं, जबकि कैमरा ऑपरेटर अकेला ही सारे कैमरास उतारने चाहता है, पर क्योंकि काफी देर हो गई थी वो वापस नहीं आया था, इसीलिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के अलावा सब उसे ढूंढने गए। पर तभी एक ना दिखने वाली ताकत कैमरामैन को नीचे गिरा देती है, जिससे उसे थोड़ी बहुत चोट लग गई। फिर सारे लोग दोबारा कैंप में आ गए, क्योंकि कैमरा ऑपरेटर इन्हें नहीं मिला था। अजीब बात ये थी कि 7:30 हो गए थे, पर वार्डमैन ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। पर क्योंकि कैमरामैन को कैसे भी करके यहाँ से निकलना है, इसीलिए वो दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन ये लोग देखते हैं कि दरवाजा बाहर नहीं बल्कि हॉस्पिटल की एक दूसरी जगह पर खुल रहा है। ये कुछ और दरवाजे तोड़ते हैं, पर सारे ही हॉस्पिटल के अंदर ही खुल रहे थे, और तो सभी खिड़कियों और छत पर जाने का रास्ता भी पूरी तरह सील किया हुआ था, यानी ऐसे बंद किया गया था कि दोबारा खोलना बहुत मुश्किल था। तो अब ये सारे लोग ये सोचकर परेशान हो गए कि हम इस हॉस्पिटल में फंस गए हैं। एक अजीब बात ये भी थी कि अभी तो पहर का टाइम हो गया था, लेकिन हॉस्पिटल में अभी भी रात ही थी, जिसका मतलब ये हॉस्पिटल टाइम को भी अपने कंट्रोल में करके अपने हिसाब से बदल रहा है। अब थक हार कर ये लोग एक जगह ही बैठ गए और सो जाते हैं, और अब इन्हें यहाँ पूरे 21 घंटे हो गए थे। जागने पर ये दोबारा बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे कि तभी इन्हें कैमरा ऑपरेटर के चिल्लाने की आवाज आई। ये लोग जैसे वहाँ पहुँचे तो एक लड़की दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी
खड़ी हुई थी, लेकिन वो जैसी मुड़ी उसका चेहरा बहुत डरावना था क्योंकि वो एक आत्मा थी। वो जैसे ही चिल्लाई उसका चेहरा बिगड़कर और भयानक हो गया। अब ये इतना खतरनाक नजारा देखकर सभी लोग काफी डर गए, इसीलिए फौरन यहाँ से भाग जाते हैं। पर इस भाग दौड़ में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इनसे अलग हो गया। वो जब एक जगह पर खड़ा था तो अचानक कोई ना नजर आने वाली ताकत उसे उठा कर मार रही थी, जिससे वो इतना जख्मी हो गया कि उसकी हालत अधमरी हो गई। जिसके बाद वो भूत उसे जान से मार डालता है। अब बचे हुए वो 3 लोग एक जगह पर आकर छुप गए। पर कुछ घंटों के बाद उन्होंने देखा कि हमारी कलाइयों पर मरीजों के ब्रेसलेट आ गए हैं, जैसे कि ये लोग मरीज हैं और अपना इलाज करवाने यहाँ आए हैं। तो इस बात को लेकर ये बहुत डर गए। दोबारा रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगी क्योंकि बच निकलने का इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जहाँ इन्हें कैमरा ऑपरेटर मिल गया जो बेहद डरा हुआ था और उसने मरीजों जैसे कपड़े पहने हुए थे और अब वो पूरी तरह दिमाग का मरीज बन चुका था क्योंकि पागलों जैसे हरकतें करने लगा था। वो फिर इनसे कहता है कि तुम सब यहाँ से निकल सकते हो, बस तुम्हें भी यहाँ से अपना इलाज करवाना होगा क्योंकि ये चीज मुझे बताई गई है। अब कुछ ही देर में इस जगह की सारी दीवारों से शैतानी हाथ बाहर निकलकर इन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इन्हें यहाँ से भी भागना पड़ता है। कैमरामैन जब बाथटब के पास खड़ा था तो अचानक की खून वाले पानी से निकलकर बाहर आई। कैमरामैन को पकड़ लेती है और उसे भी अपने साथ पानी में डबो लेती है। पर जब ये लोग बाथटब के पास आकर चेक करने लगे तो कैमरामैन और वो लड़की गायब हो चुकी थी। अब लांस और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को एक बंद पड़े लिफ्ट मिली, इसीलिए लांस जल्दी से एक लोहे का रॉड लेने जाता है क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि हम सुरंग के जरिए निकल सकते हैं। वो जब लोहे का रॉड ले रहा था तो अचानक एक खौफनाक मरीज का भूत जिसके मुंह से खून आ रहा था, आंखें काली थी, वो लांस पर हमला कर देता है। पर वो जैसे तैसे बाहर आकर रॉड से लिफ्ट खोल लेता है, लेकिन उस मरीज का भूत फिर से उन पर हमला कर देता है। तब ये लोग उसे रॉड से धकेल कर बाहरी छोड़कर लिफ्ट के अंदर आ गए। उधर कैमरा ऑपरेटर जो पूरा पागल हो गया था और सारी सूरत-ए-हाल की वजह से तंग आ गया था, वो कूदकर अपनी जान ले लेता है। उसकी भी बहुत बुरी मौत आई और अब सिर्फ लांस और इन्वेस्टिगेटर ही बची थी जो लिफ्ट की सीढ़ियों से नीचे सुरंग में आ गई थी और उसी सुरंग के रास्ते आगे बढ़ रही थी। तो सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी बल्कि और लंबी होती जा रही थी। लांस इन्वेस्टिगेटर को बताता है कि हम इस सुरंग में सारा दिन चलते रहे हैं पर ये खत्म ही नहीं हो रही और हम बाहर नहीं निकल पा रहे। मुझे लगता है कि हम यहाँ बुरा फंस गए हैं और ये भूतिया हॉस्पिटल हमें कभी यहाँ से निकलने नहीं देगा। इन्वेस्टिगेटर काफी बीमार हो गई थी जबकि लांस भी उम्मीद खो चुका था। इसीलिए जब ये लोग सुरंग में सो रहे थे तो अचानक वहाँ कोहरा आ गया और जब कोहरा हटा तो इन्वेस्टिगेटर भी वहाँ से गायब हो चुकी थी और अब सिर्फ लांस ही बचा था। कुछ देर और आगे बढ़ने पर लांस बुरी तरह चीखने लगा क्योंकि उसका दिमागी तवाज़ुन भी बुरी तरह खराब हो गया था। चिल्लाकर वो भूतों से बात करने लगा, कहता है कि मुझे भी मार दो तुमने और किसी को तो छोड़ा नहीं, मेरा भी ये हाल कर दिया। जो कहकर वो बेहोश हो जाता है। पर इस बार जब उसे होश आई तो उसके सामने एक दरवाजा था। लांस दरवाजा खोलकर जब अंदर गया तो ये उस हेड डॉक्टर का ऑफिस था। लांस को यहाँ उन मरीजों की तस्वीरें दिखी जिनके दिमाग पर हेड डॉक्टर ने वो गलत एक्सपेरिमेंट किए थे। उसे ऑफिस में एक ऐसी जगह भी मिली जहाँ काले जादू इन्हीं रिचुअल का सामान पड़ा था और काले जादू वाली एक किताब भी जिस पर मंत्र वगैरह लिखे होते हैं, जिससे साफ जाहिर था कि वो पागल हेड डॉक्टर न सिर्फ गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट करता था बल्कि इन मरीजों पर काला जादू रिचुअल भी किया करता था। पर डॉक्टर के ऐसा करने से कुछ डॉक्टर और मरीजों की आत्माएं हमेशा के लिए इस हॉस्पिटल में कैद होकर रह गईं। तभी लांस के सामने अचानक डॉक्टर और उसकी नर्सेस की आत्माएं आ जाती हैं जो अब अपने अगले मरीज का इलाज करने वाले थे और अगला नंबर और किसी का नहीं बल्कि लांस का था। जिसके बाद ही हम लांस के चिल्लाने की आवाज सुन पाते हैं। एक बार फिर वो कैमरा के सामने आकर बताता है कि मेरा इलाज हो चुका है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं घर जा सकता हूँ। इसके बाद हमें दोबारा से फिल्म का प्रोड्यूसर दिखाया गया जिसने पहले साफ साफ कहा था कि ये फिल्म बिल्कुल असली है, सच्ची है, पर अब वो इस बात को झुठला देता है। उसका कहना था कि ये सिर्फ एक फेक फिल्म है जो मैंने बनाकर लोगों को दिखाई है और कुछ नहीं। शायद वो यहाँ झूठ बोल रहा हो, इस बात को छुपाना चाह रहा हो। तो अब क्या ये फिल्म असली है ये नकली? इस बार इस बात का पता लगवा ले एक लड़का एलेक्स और उसके दोस्त उस भूतिया हॉस्पिटल में जाने वाले हैं। इसके बाद हमें कुछ यूट्यूबर्स दिखाए गए जो ग्रेव इनकाउंटर फिल्म का रिव्यू दे रहे थे, यानी कि ये कैसी फिल्म है, डरावनी है भी या नहीं। जी हाँ, कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई और डरावनी भी लगी, जबकि कुछ लोगों को ये बिल्कुल फजूल बकवास लगी। इन लोगों में एक था एलेक्स जिसे ये फिल्म खास पसंद नहीं आई और वो इसे सिर्फ 1 स्टार ही देता है क्योंकि वो भी एक फिल्म मेकर इन्हीं फिल्म्स बनाने वाला था और वो खुद को इस वक्त का सबसे ज़हीन फिल्म मेकर समझता था। उसे ये फिल्म इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि उसका कहना था कि मैं इसे और भी हॉरर डरावनी करके बना सकता था। उसके इस रिव्यू पर एक दिन उसके पास एक वीडियो मैसेज आता है जो वीडियो और किसी की नहीं बल्कि लांस की थी और ये मैसेज किसी जीते जागते
इंसान ने नहीं बल्कि हॉस्पिटल के एक मरीज की आत्मा ने भेजा था अपने नाम की एक आईडी बनाकर, और उसने ये वीडियो एलेक्स को इसलिए भेजी ताकि उसे उकसाकर वो हॉस्पिटल में ला सके। ये देखकर एलेक्स इस फिल्म की कास्ट पर रिसर्च करने लगा, जिससे उसे पता चलता है कि ग्रेव इनकाउंटर्स का हॉस्पिटल वाला उनका आखिरी एपिसोड था, क्योंकि उसके बाद ही ये सारे एक्टर और एक्ट्रेस गायब हो गए थे। जो देख अब एलेक्स को भी लगने लगा था कि ग्रेव इनकाउंटर एक सच्ची फिल्म थी। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए वो उस फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलने का फैसला करता है। प्रोड्यूसर उससे मिलने को राजी तो हो गया, पर बगैर किसी कैमरा के, लेकिन फिर भी चालाकी से एलेक्स एक छोटा सा कैमरा छुपाकर ले ही जाता है। वह प्रोड्यूसर बताता है कि हाँ, ये फिल्म सच में असली है और मुझे वो सारी वीडियोस खुद नहीं मिली थी बल्कि किसी ने सेंड की थी, मेरे पास भेजी थी। और क्योंकि उस वक्त मेरी कंपनी कर्जे में डूबी हुई थी, तो मैंने फैसला किया कि उन सारे वीडियोस को जोड़कर एक फिल्म बनाऊं और फिर उसे रिलीज करूं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इससे हम खूब पैसे कमा सकेंगे। लेकिन मेरी सोच से भी बढ़कर हुआ, वो फिल्म हिट से भी ऊपर सुपर हिट हो गई। पर मैंने फिल्म की कास्ट जितने भी लोग थे उनकी फैमिली से एक एग्रीमेंट समझौता किया। मैंने उन्हें कहा कि आप में से कोई भी उनके गायब होने की रिपोर्ट नहीं करेगा, जिस पर वो मान गए। ये जिस एलेक्स को बुरी लगी, उसने फैसला किया कि मैं प्रोड्यूसर का ये सच सबके सामने लाऊंगा, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वो अपने पास आई वीडियो अपने सभी दोस्तों को दिखाकर कहता है कि मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, हमें भी उस हॉस्पिटल में जाकर ग्रेव इनकाउंटर जैसी डरावनी फिल्म बनानी चाहिए। अब एलेक्स को मरीज की आत्मा का एक और मैसेज आया, जो उसे कह रहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लोकेशन वही हॉस्पिटल होगा। अब एलेक्स इसके लिए राजी हो गया, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि उसे एक भूत बुला रहा है। अपने साथ साथ वो अपने सभी दोस्तों को भी जाने के लिए मना लेता है। अगले ही दिन ये हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे, वहाँ गार्ड खड़ा था, इसीलिए अंदर नहीं जा पाए। लेकिन जैसे ही रात हुई, गार्ड से बचते हुए हॉस्पिटल के अंदर आ ही जाते हैं। एलेक्स का कैमरा ऑपरेटर दोस्त हर उस जगह पर कैमरा फिट कर देता है जहाँ पहले वाले कैमरा ऑपरेटर ने किया था। एलेक्स की दोस्त बताती है कि पिछले ग्रुप की तरह हम भी गुम ना हो जाएं, इसलिए हम अपने साथ लाइट वाली स्टिक्स और हॉर्न इन्हें बाजा लेकर आए हैं, जो हमारी काम तब आ सकता है जब हम अलग अलग हो जाएं। फिर पूरे हॉस्पिटल का चक्कर काटने के बाद आखिर ये उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ मरीज के भूत ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया था। इस कमरे में इन्हें एक स्पिरिट बोर्ड मिलता है, जो आत्माओं से बात करने या आत्माओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलेक्स की दोस्त कहती है कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो अभी लोग उस बोर्ड पर हाथ रख के आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं और उससे पूछते हैं कि यह जो भी आत्मा है वो अपना नाम बताए। तब आत्मा उन्हें अपना वही नाम बताती है जिस नाम की आईडी से एलेक्स को मैसेज आया था, जिससे वो समझ गया कि इसका मतलब कि एक आत्मा ने हमें यहाँ बुलाया है, जो जानकर सभी डर गए। इस बात की खबर लगते ही बोर्ड और टेबल अपने आप ही हवा में उड़ जाते हैं, जिससे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो जान चुके थे कि हाँ, सच में यह भूत आत्माएं हैं और ग्रेव इनकाउंटर फिल्म सच्ची है। ये जल्दी से एक कमरे में आकर छुप गयी, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड इन्हें ढूंढ चुका था और यहाँ से बाहर जाने का कहता है। तभी ऊपर वाले फ्लोर से इन्हें आवाज आई। गार्ड चेक करने जाता है, पर काफी टाइम के बाद भी वापस नहीं आया। और तभी इन्हें गन चलने की आवाज आई, जो सुनकर सभी काफी डर जाते हैं। वो एलेक्स को कहती है कि जल्दी चलो, यहाँ से बहुत डर लग रहा है। पर एलेक्स कहता है कि मैं अपने कैमरास लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो अपने दोस्त को सभी कैमरास हटाने का कहता है। उसका दोस्त जैसे खिड़की के पास लगा कैमरा उतारने लगा कि तभी एक ना नजर आने वाला भूत उसे जोर से धक्का मारकर नीचे फेंक देता है। ये जल्दी से वहाँ आई, ये नजारा देखकर बहुत डर जाते हैं। यहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, दरवाजा ढूंढ रहे थे, पर जाहिर है ये हॉस्पिटल जगह बदलता है, तो उस ग्रुप की तरह इन्हें भी भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ये लोग जैसे कमरे में गए, वहाँ एक लड़की बैठी थी, जो अचानक बहुत ही डरावनी बन जाती है और इन्हें डराने लगी, क्योंकि वो एक आत्मा थी। ये उससे डरकर भागने लगी, जिस चक्कर में एक लड़की इनसे अलग हो गई, जिससे तभी वहाँ ना नजर आने वाला भूत आकर मार डालता है। दूसरे कमरे में जाने पर इन्हें वहाँ गार्ड मिलता है, जिसे टेबल पर लिटाया हुआ था और कोई उसे बिजली के झटके लगा रहा था। उसे पे इतना जोर का करंट लगाया जाता है कि उसका जिस्म जलने लगा, वो पूरा ही जल गया और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। तभी अचानक एक खिड़की से खौफनाक भूत बाहर आकर इन पर हमला कर देता है, पर ये लोग उससे बचते हुए आखिरकार मेन दरवाजे से बाहर आ ही जाते हैं। पर वो भूत बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वो यहाँ का मरीज था, इसीलिए वही फंसा हुआ था। अब एलेक्स और उसके दोनों दोस्त अपने होटल के कमरे में आ गए थे, जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगते हैं ताकि यहाँ से भाग सके। लेकिन वो जैसे लिफ्ट में आए, दोबारा से हॉस्पिटल की सुरंग में आ जाते हैं, जिसका मतलब कि वो कभी बाहर गए ही नहीं थे। बस इस हॉस्पिटल ने अपना रुख बदलकर उस कमरे की तरफ किया था कुछ देर के लिए। ये
हॉस्पिटल और यहाँ के भूत इनके दिमाग से भी खेल रहे हैं। सुरंग में और आगे जाने पर इन्हें एक अजीब सा आदमी मिला, क्योंकि वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। उसके लंबे लंबे बाल थे। तब यहाँ हमें पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि लांस है, जो यहाँ कब का बसा हुआ है और जिंदा इसलिए है क्योंकि वो चूहे खाकर गुजारा करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हॉस्पिटल का टाइम भी बदलता है, तो लांस के हिसाब से वो यहाँ 9 महीने से बसा हुआ है, जबकि असल में वो यहाँ 9 सालों से बसा हुआ था। इतने टाइम से यहाँ रहने की वजह से उसने हॉस्पिटल का पूरा नक्शा भी बना लिया था, जो एक शहर से भी काफी बड़ा था। लांस इन्हें बताता है कि मैंने इस हॉस्पिटल के सारे दरवाजे खोल दिए, पर एक लाल दरवाजा है जो मैं अभी तक नहीं खोल पाया, क्योंकि उसके ऊपर मोटी जंजीर लगी हुई है। मेरे हिसाब से बाहर निकलने का रास्ता वही है, पर उस जंजीर को काटने के लिए हमें एक कटर चाहिए जो गुम हो गया है, क्योंकि वो एलेक्स ने कहीं गिरा दिया था। पर नक्शे के हिसाब से उस कमरे में आ गए थे जहाँ वो कटर था, जो इन्हें यहाँ मिल भी जाता है। तो थोड़ा आराम करने के लिए वो इसी कमरे में रुक गए। पर यहाँ हम बड़ा ही अजीब नजारा देखते हैं। एक कैमरा हवा में लहराता हुआ इनकी वीडियो बना रहा था। ये दरअसल कोई आत्मा थी जो इनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। जागने के बाद एलेक्स का दोस्त वॉशरूम में गया। वो अपने मॉम डैड के लिए आखिरी मैसेज छोड़ता है कि तभी पीछे से लांस आ गया, जो उसका गला दबाकर मार देता है और कटर वहाँ से लेकर भाग जाता है। जिसके बाद वो लाल दरवाजे की जंजीर काट कर दरवाजा खोल देता है, पर कुछ नहीं होता, यानी कि बाहर जाने का रास्ता उसे नहीं मिला था। इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर यहाँ आत्माओं से कहता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया, फिर तुमने क्यों बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाया मुझे। जिसके बाद एक आत्मा दीवार पर लिखती है कि तुम ऐसा करो, सारी टिप्स इकट्ठी करके इस फिल्म को पूरा करो। जिसका मतलब है कि वो भूत आत्माएं चाहती हैं कि ये फिल्म पूरी हो, ताकि फिल्म देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए, ये देखने के लिए कि सच में यहाँ भूत आत्माएं है या नहीं। इससे होगा ये कि हेड डॉक्टर और लोगों का इलाज करेगा और अपने रिचुअल के लिए लोगों की कुर्बानी देगा। अब एलेक्स और उसके दोस्त हेड डॉक्टर के कमरे में आ गए थे, जहाँ डॉक्टर एक बूढ़े आदमी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और रिचुअल के लिए एक छोटे बच्चे की कुर्बानी देने वाला था। और यही शैतानी रिचुअल करके उसने आज तक इस हॉस्पिटल से असली दुनिया और आत्माओं की दुनिया को जोड़ रखा है। अब नक्शे की मदद से एलेक्स और उसके दोस्त भी लाल दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहाँ लांस भी था। वो कहता है कि मुझे सारी टेप्स चाहिए और हाँ, कोई एक ही इन सारी टेप्स को लेकर यहाँ से बाहर जा सकता है। इसी बात के साथ लांस और एलेक्स की लड़ाई होने लगी, जिसके साथ ही वहाँ दीवार पर एक पोर्टल रास्ता खुल गया, जिसके अंदर लांस चला गया था, जो जगह दरअसल आत्माओं की दुनिया थी। तो अब यहाँ एलेक्स को समझ लग गई थी कि मुझे यहाँ आत्माओं ने क्यों बुलाया है, फिल्म पूरी करने के लिए, और अब मुझे कैसे भी करके इसे पूरा करना ही है। और क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक इंसान बाहर जा सकता है, इसलिए एलेक्स अपने दोस्त के सर पर कैमरा से वार करता है, मार मार कर उसका सर कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सारे टेप्स को एक बैग में डालकर लाल दरवाजे से बाहर आ जाता है। वो खेतों में था, क्योंकि सच में वो हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। इसके बाद हम एलेक्स को फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ देखते हैं, क्योंकि एलेक्स ने आत्माओं का काम पूरा कर दिया था, यानी वो सारी टेप्स प्रोड्यूसर को दी और उसने पूरी फिल्म बना ली, जिसके बाद उसे रिलीज भी कर दिया गया। यह प्रोड्यूसर कहता है कि इस दूसरी फिल्म का नाम ग्रेव इनकाउंटर्स 2 है और ये भी पिछले पार्ट की तरह फेक है। एलेक्स भी उसका साथ देकर कहता है कि हाँ, ये फिल्म सच में झूठी है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है और कोई भी उस हॉस्पिटल के अंदर ना जाए। ऐसा कहकर वो लोगों के अंदर एक तजस्सुस पैदा कर रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हॉस्पिटल के अंदर जाएं, क्योंकि इस तरह एक हिसाब से इनका फायदा है। लोग वहाँ जाएंगे, आत्माएं भूत उन्हें डरा डरा कर मारेंगी और ये अपनी फिल्म बनाकर और इसे फेक कहकर रिलीज करेंगी और खूब पैसे कमाएंगे और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। अब डॉक्टर ये काला जादू एक्सपेरिमेंट और फिल्म्स इसलिए बनवाता था क्योंकि ऐसा करने में उसे बहुत मजा आया करता था, जैसे कि आत्मा बन के लोगों का इलाज करना, एक्सपेरिमेंट करना उसे बहुत पसंद था। फिर उन लोगों की आत्माएं वो आत्माओं की दुनिया में भेज दिया करता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे ताकत मिलती थी। और इसी के साथ इस मूवी के दोनों पार्ट्स इधर ही खत्म हो जाते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आइलैंड को देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और साथ ही यहाँ पर एक काफी बड़ा वोल्केनो भी होता है, जिसकी रिसर्च करने के लिए एक टीम यहाँ पर आई होती है, जिनमें यहाँ पर एक लेडी होती है और उसके साथ उसकी बेटी होती है। उसकी बेटी का नाम एलिस होता है। ये दोनों एक जगह पर एक डिवाइस लगा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एलिस अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, बर्फ पिघल रही है। तभी ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो सच में वहाँ पर बर्फ पिघल रही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर एलिस की मॉम उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और दूसरी साइड पर कैंप में जो लोग होते हैं उनको भी अचानक से जोरों के झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वोल्केनो फटना स्टार्ट हो गया है। इसीलिए सब लोग पैनिक करते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। अब इस कैंप में यहाँ पर एलिस के फादर भी होते हैं, जिनका नाम ली होता है। यहाँ वो अपनी वाइफ से यानी एलिस
की मॉम से रेडियो पर बात करते हैं, जिसके बाद वो उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। उधर एलिस और उसकी मॉम भागते भागते एक ट्रक को देखते हैं। अब एलिस तो उस ट्रक पर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम ट्रक पर चढ़ने वाली होती है तो तभी अचानक से एक आग का गोला उनके पास आके गिरता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरती है। अब यहाँ पर एलिस के फादर इन्हें लिए भी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन तभी वोल्केनो का एक टुकड़ा आकर उसकी गाड़ी पे गिरता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी वहीं पे ही पलट जाती है। अब यहाँ पर एलिस के फादर के साथ एलिस की मॉम भी थी और अब यहाँ पर दोनों के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता। इसीलिए थोड़ी ही देर में वोल्केनो का एक काफी बड़ा टुकड़ा यहाँ पर आकर इन दोनों को अपने अंदर समा लेता है। फिर अब इसके बाद हम कहानी में काफी सालों बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर एलिस के फादर ले एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इस हादसे में वो बच गई होती है, लेकिन उनकी वाइफ यानी कि एलिस की मॉम नहीं बच पाई। अब यहाँ पर ली सबको नेचर के बारे में बता रहा होता है, यानी कि नेचर ना तो किसी से प्यार करती है और ना ही किसी से दुश्मनी रखती है। नेचर उसी तरह से बर्बाद होती है जिस तरह से वो बनती है। अब उसकी बातों से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि जो वोल्केनो वहाँ पर फटा था वो काफी भयानक था, जिसने सिर्फ 20 मिनट में ही आसपास की सभी चीजों को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन तभी हमें यहाँ पर ये न्यूज पता चलती है कि कुछ लोग उस वोल्केनो पर एक थीम पार्क बना रहे थे, लेकिन उन लोगों को खतरे का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि ये वोल्केनो कितना खतरनाक है। अब हम उसी पार्क में एलिस को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है। वो उस वोल्केनो के अंदर उतरती है और वहाँ पर एक सेंसर डिवाइस लगाने लगती है। अब यहाँ पर बाहर एलिस का कोलीग होता है जो कि उसे गाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर फाइनली एलिस उस डिवाइस को वहाँ पर लगा ही देती है, जिसके बाद वो ऊपर आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से रस्सी फिसल जाती है, जिसकी वजह से एलिस दोबारा नीचे गिरने लगती है। लेकिन यहाँ पर एलिस की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि तभी बाहर एक आदमी उस रस्सी को पकड़ लेता है, जिससे एलिस की जान बच जाती है। इसके बाद एलिस का कोलीग उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वोल्केनो का सारा होलोग्राफिक व्यू हमें दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन यहाँ पर एलिस को ये लगने लगता है कि जैसे वो वोल्केनो दोबारा से जाग रहा है, जिसकी वजह से थोड़े ही दिन में वो फट जाएगा। इसीलिए एलिस यहाँ उस थीम पार्क को और सारी दुकानों को बंद करवाना चाहती है। लेकिन जो उसका सीनियर होता है वो कहता है कि हमारे पास अभी सही और कंफर्म डाटा नहीं है, जिसकी वजह से हम इस थीम पार्क को ये दुकानों को बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है। इसके बाद हम दूसरी तरफ एलिस के फादर इन्हें ले को देखते हैं, जो कि वोल्केनो के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ली को कुछ दिखता है, जिस पर वो कहता है ओ माय गॉड। यानी इसका मतलब ये है कि ली यहाँ पर समझ चुका था कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर अगले ही सीन में हम एक गाड़ी को देखते हैं, जिसके अंदर से एक काफी अमीर आदमी निकलता है, और ये आदमी असल में उस थीम पार्क का मालिक होता है। अब यहाँ ये अमीर आदमी इन्हीं पार्क का ऑनर सबको बताता है कि हमने जलते हुए एक वोल्केनो पर एक टूरिस्ट सेंटर को बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और उन लोगों से हम करोड़ों और अरबों पैसे कमा सकते हैं। आगे वो बताता है कि आजकल के लोगों को खतरों से खेलना काफी पसंद है, इसीलिए लोग इस वोल्केनो को देखने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे और इसे काफी पसंद भी करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक लेडी इंजीनियर आती है और वो उस ऑनर से कहती है कि सर अभी हमने सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार नहीं किए हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर सब चीजों को बंद करना होगा और उस ड्रिलिंग को भी जो कि आप करवा रहे हैं, सब चीजों को अभी इसी टाइम ही बंद करना होगा। कुछ भी करके आपको इसको रोकना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है, जिसमें कि बहुत से लोग मारे जा सकते हैं। और तब इतनी ही देर में यहाँ पर एलिस भी आ जाती है और वो कहती है कि सर चाहे कुछ भी हो जाए आपको इस प्रोजेक्ट को बंद करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर खतरा है, वोल्केनो फटने वाला है। जब ये सुनकर पार्क का ओनर कहता है मैं इसे बंद नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई भी डाटा नहीं है जिससे ये बात पता चल सके कि ये वोल्केनो फटने वाला है। और तुम खुद बताओ मैं इस प्रोजेक्ट को कैसे बंद कर दूँ? इसमें करोड़ों अरबों पैसे लगे हैं, इसीलिए मैं इसको बर्बाद होने नहीं दूंगा। तब यहाँ पर एलिस उससे कहती है कि आप भी 400 माइल की रफ्तार वाले वोल्केनो से नहीं भाग सकते। असल में यहाँ पर एलिस अपनी
मॉम के बारे में बात कर रही होती है, जो कि इस वोल्केनो से नहीं बच पाई थी और उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में एलिस का कोलीग एलिस को एक ड्रोन दिखाता है, जो कि साइज में काफी बड़ा होता है। अब यहाँ पर वो इस ड्रोन के फीचर्स एलिस को बताने लगता है, जैसे कि इसमें 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये ऐसे है, ये वैसे है, और भी इस तरह की बहुत सारी खूबियाँ। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस के फादर इन्हें ली भी इस आइलैंड पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो एलिस से मिलते हैं और उसको कहते हैं कि तुम मेरे साथ यहाँ से चलो, जल्दी करो, क्योंकि कुछ ही देर में वो वोल्केनो फटने वाला है। लेकिन यहाँ पर एलिस उनकी बात नहीं मानती, यानी कि वो उनके साथ नहीं जाती। अब इसके बाद हम देखते हैं उसी ऑनर की वाइफ को, वो कुछ टूरिस्ट को ये टूरिस्ट सेंटर दिखा रही होती है। अब पहले तो ये सब लोग यहाँ पर लिफ्ट जैसी एक मेट्रो में बैठते हैं, जिसके बाद उनके साथ साथ हम भी इस आइलैंड को देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। अब मेट्रो के जरिए ये इस पूरे आइलैंड का टूर करते हैं, जहाँ पर ये काफी खूबसूरत सीन्स देखते हैं। इसके बाद वो मेट्रो वोल्केनो के पास जाके रुकती है, जिसके बाद अभी उस वोल्केनो को काफी करीब से देख पा रहे थे। अब वो सारे लोग यहाँ पर काफी खूबसूरत नजारे देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, जबकि उधर एलिस और ली भी हेलीकॉप्टर के जरिए इस वोल्केनो के पास पहुँच जाते हैं। खैर यहीं पर हम एक और जगह पर एक कपल को देखते हैं, जो कि एक नदी के पास टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब ये दोनों पानी में कूद जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से इन लोगों को वोल्केनो के झटके आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद एलिस कहती है जल्दी से टूरिस्ट को यहाँ से हटाओ और मेरे लिए यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी बुलवाओ, ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। उधर हम पानी में उसी कपल को देखते हैं, जो कि एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी उस नदी में जिसमें वो नहा रहे थे, उनके पास वोल्केनो गिरना स्टार्ट हो जाता है, यानी वोल्केनो के बड़े बड़े लावे पानी के अंदर गिरने लगते हैं। अब जिस डोर से ये लोग यहाँ पर आए थे, वो भी अब तक बंद हो चुका था, वो भी इस लावा की वजह से। तभी यहाँ इस कपल में वो लड़का कहता है कि हमें यहाँ पर पाइप को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसको फॉलो करने पर ही दूसरे रास्ते के जरिए हम बाहर निकल पाएंगे। तब ये दोनों उस पाइप को फॉलो करते हुए वहाँ से तो निकल जाते हैं और पानी के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन तभी वो लड़की अचानक से पाइप से खींचकर उस पाइप के साथ चिपक जाती है, क्योंकि असल में वो जो पाइप था वो पानी को अपनी तरफ खींच रहा था। इसी वजह से वो लड़की जाकर उसके साथ चिपक गई थी। लेकिन फाइनली उसका हस्बैंड यहाँ पर उसे किसी तरह निकाल ही लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों की जान बच जाती है। उधर हम देखते हैं ली को, जो सभी टूरिस्ट को कहता है कि आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा कि आप जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि हर तरफ वोल्केनो के टुकड़े गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी बीच जो उनका हेलीकॉप्टर होता है वो भी तबाह हो जाता है। अब यहाँ पर इस चीज को पार का ऑनर भी देख लेता है, साथ ही वो वोल्केनो को भी बढ़ते हुए देख लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने टूरिस्ट को कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर घबराओ नहीं और आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। असल में ये तो सिर्फ एक हल्का सा धुआं निकल रहा है और कुछ नहीं है। अब तभी हम देखते हैं कि गर्मी की वजह से जमीन से जो स्टीम निकल रही थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। जहाँ एलिस और ली सर्वाइवर्स को, इन्हीं बचे हुए लोगों को लेकर उस लिफ्ट में भागते हैं, जिसके बाद सभी बेस स्टेशन में अनाउंसमेंट कर दी जाती है, जिसके बाद बेस से सभी लोग निकल जाते हैं इन लोगों की जान बचाने के लिए। हम एलिस और ली को देखते हैं, जो कि मेट्रो में भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वोल्केनो का एक बड़ा सा टुकड़ा आकर इनके मेट्रो के ट्रैक को तोड़ देता है, जिसकी वजह से अब एलिस यहाँ पर बोलती है कि हमें यहाँ से कूदकर दूसरे मेट्रो में जाना चाहिए, वरना तो हम सारे लोग मारे जाएंगे अगर यहीं पर ही रहे तो। अब ये दोनों बाप बेटी इन्हीं एलिस और ली एक एक करके सभी लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनकी वो मेट्रो नीचे गिर जाती है, जहाँ इस मेट्रो में 3 लोग होते हैं, एलिस, ली और उस ऑनर की वाइफ। अब जो दूसरी मेट्रो होती है वो पहाड़ के नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी उस कपल की गाड़ी से ये मेट्रो टकरा जाती है, जिसकी वजह से ये मेट्रो पहाड़ से नीचे नहीं गिर पाती और इस तरह से इन सभी लोगों की जान बच जाती है। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग यहाँ से गाड़ी के जरिए निकल जाते हैं। उधर एलिस का कोलीग सबको बताता है कि ये लावा पूरे गांव में फैल रहा है, जिसकी वजह से गांव के सारे लोग भाग रहे हैं और इनके पास सिर्फ 1 घंटा है और उस 1 घंटे के अंदर ही उन्हें यहाँ से निकलना है। और अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो वो वोल्केनो इनको जलाकर बुरी तरह से राख कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वोल्केनो के बड़े बड़े टुकड़े उस टूरिस्ट सेंटर पर भी गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। अब
यहाँ एक टुकड़ा आकर उस ऑनर के पास भी गिरता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है और जख्मी हो जाता है। तो अब जाके उसे यहाँ पर एलिस की बात याद आने लगती है कि आप भी 400 माइल की रफ्तार वाले वोल्केनो से नहीं भाग सकते और ना ही उसको रोक सकते हैं। और तब यहाँ उस ऑनर को इस बात का एहसास होता है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है एलिस की बात ना मानकर, यानी कि मुझे यहाँ पर थीम पार्क नहीं बनाना चाहिए था और सब कुछ बंद करवा देना चाहिए था। फिर एलिस का कुलीग रेडियो पर एलिस को बताता है कि लावा नदी के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वो सारे रास्तों को बंद कर देगा, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। तब एलिस उसे कहती है कि अगर ये लावा पानी में मिक्स हो गया, यानी कि पानी में मिल गया, तो इसकी वजह से तो सारे गाँव वाले मारे जाएंगे, इसीलिए अब हमें किसी भी तरह करके गाँव वालों को बचाना ही होगा। इसके बाद एलिस कहती है कि हमें वाटर सप्लाई यूनिट में जाकर थर्मल पाइप को साउथ में ड्रेन करना होगा, जिसकी वजह से सारी तबाही रुक जाए और वापस मुड़ जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा करने में एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए इनको कोड चाहिए था। अब यहाँ पर इनके पास ऑनर की वाइफ भी होती है और उसके पास वो कोड होता है, जिसके बाद कोड मिलते ही ये सभी लोगों को बचाने में लग जाते हैं। इसके बाद हम टूरिस्ट सेंटर को देखते हैं, जहाँ पर वही पार्क का ऑनर बैठा होता है और वो इन सारी चीजों को तबाह होते हुए बड़े आराम से बैठकर देख रहा था। लेकिन तभी उसे सीसीटीवी के एक कैमरा में एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि रो रही होती है और अकेली होती है वहाँ पर। तब उस बच्ची को देखकर उस ऑनर को उस पे तरस आ जाता है और यहाँ पर उसके अंदर की इंसानियत जाग उठती है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो बच्ची थी। बाद उस बच्ची को उठाकर बोट पर छोड़ देता है। अब वो लोग उस ऑनर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर ही रुकूंगा जब तक कि मेरी वाइफ वापस नहीं आ जाती। जिसके बाद वो बोट फाइनली यहाँ से निकल जाती है सर्वाइवर्स को लेकर। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वोल्केनो का एक काफी बड़ा टुकड़ा आकर पार्क के ऑनर पर सीधा जाके गिरता है, जिसकी वजह से उसकी यहीं पर ही मौत हो जाती है। एलिस का कोलीग एलिस से कहता है कि अगर तुम लोग वाटर सप्लाई यूनिट में जाकर थर्मल पाइप को ड्रेन करोगे तो तुम लोग भी वोल्केनो के रेंज में आ जाओगे, जिससे कि तुम सभी लोग मारे जाओगे। लेकिन इसके बावजूद भी एलिस यहाँ पर ये रिस्क लेने के लिए तैयार होती है, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी एक लावा नदी के पीछे आ जाता है और इन लोगों के पीछे भी आने लगता है, जिससे बचने के लिए ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से उस वाटर सप्लाई यूनिट पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिस का कोलीग उनको बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर तुम तक पहुँच जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी अपना काम करो और यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद जब ये लोग वाटर सप्लाई यूनिट के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर तो लावा पहले ही पहुँच चुका है और इन्होंने जिस वॉल को, जिस सर्किट को नीचे गिराना था, उसके पास भी वो खतरनाक लावा पहुँच चुका था, जिसकी वजह से अब वहाँ पर जाना काफी मुश्किल था। तो अब यहाँ पर एलिस अपना दिमाग लगाती है, जिसके बाद वो अपने कोलीग से कहती है कि तुम अपने ड्रोन को इस यूनिट की छत से टकरा दो, जिसकी वजह से यहाँ पर वो वॉल गिर जाए, वो सर्किट गिर जाए, जिसके बाद यहाँ का सारा जो ड्रेनिंग सिस्टम होगा वो ऑन हो जाएगा। तब ये सुनकर एलिस का कोलीग ऐसे ही करता है, यानी कि अगले ही पल उसका वो ड्रोन जो कि उसने बनाया था वो आकर उस वाटर सप्लाई यूनिट की छत से टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डैम खुल जाता है और सारा पानी वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। हमें न्यूज से ये बात पता चलती है कि उस पानी के निकलने की वजह से लावा थोड़ी देर के लिए रुक गया है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ही गांव वालों की जान बच गई है। लेकिन यहाँ पर लावा और पानी के मिलने से हर तरफ धुआं उठना शुरू हो जाता है। यहाँ इतना धुआं हो जाता है कि हर तरफ अंधेरा छा जाता है। इसी बीच उस कपल में लड़की सबको बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर अभी भी गाँव में फंसे हुए हैं, इसीलिए वो और उसका हस्बैंड दोनों उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में वो गांव पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ये पूरा गांव जल चुका है, लेकिन उस लड़के के ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा होते हैं। जिसके बाद वो अपनी पोती से कहते हैं कि बेटा तुम्हें बहुत बहादुर बनना होगा, मेरा टाइम तो आ चुका है लेकिन तुम्हें बेटा अपनी जान बचानी है। मेरा बेटा मैंने तुम्हें आखिरी वक्त में देख लिया है, इसीलिए अब मैं आराम से मर सकूंगा। अब ऐसा कहते ही उसके ग्रैंडफादर यहीं पर ही मर जाते हैं, जिसे देखकर उनकी पोती काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन उनके पास यहाँ टाइम
बहुत कम था, इसीलिए वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी अचानक से लावा में फंस जाती है और टायर्स भी बुरी तरह से लावा में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी नीचे खाई में गिरने वाली होती है। लेकिन तभी उस कपल में लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है और एक हुक को एक पत्थर में फंसा देता है, जिसके बाद वो कहता है कि गाड़ी को रिवर्स लेना शुरू करो। लेकिन उनका ये प्लान भी काम नहीं आता और अब देखते ही देखते इनकी गाड़ी खाई में लटक जाती है। लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि सभी लोग एक एक करके उस गाड़ी से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद ये सारे लोग एलिस के कोलीग के बेस में पहुँच जाते हैं। फिर वो यहाँ पर आकर उस वोल्केनो को देखने लगते हैं, जिसे देखकर यहाँ ये कहते हैं कि सब लोग हर चीज को यहीं पर छोड़कर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। तब उनकी ये बात सुनकर सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और साथ ही वोल्केनो भी अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर फटने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग नहीं रुकते और भागने लगते हैं। लेकिन तभी आग का एक गोला आकर ब्रिज से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ली ब्रिज की इसी साइड पर ही रह जाते हैं, जबकि बाकी सारे लोग ब्रिज की दूसरी साइड पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ली अकेला इसी साइड पर रह जाता है। यहाँ से निकलने का उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। तब यहाँ पर एली जोर से अपने फादर को कहती है कि डैडी आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं बहुत जल्द आपको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर आऊंगी, इसलिए प्लीज आप घबराइएगा नहीं, आप वहीं रहना और मेरा इंतजार करना। इसके बाद सभी लोग यहाँ से भागकर टूरिस्ट सेंटर में पहुँच जाते हैं, जिसके बाद इनको बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आ जाता है और ये सारे लोग उसमें चढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एलिसन से कहती है कि मेरे फादर बेस स्टेशन पर अकेले ही हैं और वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, इसीलिए हमें उन्हें बचाने जाना होगा। लेकिन यहाँ पर एलिस का कोलीग कहता है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर हमारा जाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो बेस पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। खैर इसके बाद हम लेकर देखते हैं जो कि बाइक के जरिए यहाँ से भाग रहे होते हैं। जी हाँ, वोल्केनो भी जो कि बुरी तरह से फट गया था वो उनके पीछे पड़ा हुआ था और अब देखते ही देखते उनकी बाइक वहाँ पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो वोल्केनो ली को अपनी लपेट में ले लेता है। जहाँ एलिस भी अपने फादर को हेलीकॉप्टर से मरते हुए देख रही थी, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो जाती है और यहीं पर ही रोने लगती है और कहती है कि पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको बचा नहीं पाई। फिर हम वोल्केनो की पूरी ताकत को देखते हैं जो कि अपनी फुल पावर में फटता है और ये दिखने में काफी बड़ा और काफी भयानक होता है। और अब यहाँ पर ली की बात सच हो गई होती है कि कोई भी नेचर से नहीं जीत सकता। फिर अब उनका हेलीकॉप्टर एक सेफ जगह पर आ जाता है। अब यहाँ पर ऑनर की वाइफ उसी बच्ची के हाथ में अपने हस्बैंड की घड़ी देखती है और वो उसे पूछती है कि बेटा मुझे बताओ कि जिस आदमी ने तुम्हें ये घड़ी दी है क्या वो इस बोट पर है हमारे साथ। जब ये सुनकर वो बच्ची कहती है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है, जिसके बाद वो दोनों ही इमोशनल होकर यहाँ पर रोने लगती है। फिर इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं कि रेस्क्यू टीम ने असल में एलिस के फादर यानी मिस्टर ली को बचा लिया है। तब ये न्यूज उस टाइम एलिस भी देख लेती है, जिसकी वजह से वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पर थैंक गॉड उसके फादर की जान बच गई थी इस वजह से। फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर मिस्टर ली ने अपनी जान कैसे बचाई। असल में जब वोल्केनो उनको अपने साथ ले गया था तो उन्होंने वोल्केनो के अंदर एक केव को ढूंढ लिया था जहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए उसमें जाकर छुप गए और जब सारा लावा वहाँ से चला गया तो फाइनली वो उस केव से निकलकर बाहर आ गई सही सलामत। और यही वजह थी कि एलिस की फादर ली की जान यहाँ पर बच पाई। यहाँ पर फाइनली ली आकर अपनी बेटी एलिस से मिलते हैं और दोनों ही बाप बेटी काफी खुश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगकर काफी रोती हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहानी की शुरुआत हुई साउथ ग्रीस में चल रही बहुत ही खतरनाक जंग को दिखाने से। दोनों ही किंगडम्स यानी राज्य के सिपाही एक दूसरे से पूरी तरह लड़ रहे थे। लड़ाई उनकी जोरों शोरों पर थी, तलवारबाजी और तीर मार मार कर एक दूसरे को हरा रही थी। सब कुछ तबाह पर बात हो चुका था। बहुत सारे सिपाही और वॉरियर्स यानी योद्धा तो पानी में डूबकर मारे जा चुके थे। इसके बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो एक खतरनाक और मगरूर राजा जो अच्छा नहीं था वो साउथ ग्रीस के राजा के पास जाकर उसे लड़ाई के लिए ललकारता है क्योंकि वो दोनों दुश्मन थे। साथ में वो अपनी काफी बड़ी फौज भी लेकर गया था। साउथ ग्रीस के राजा को लगा कि हमला करने के लिए आ रहा है तो उसने अपने सिपाहियों को कहकर तलवारों और तीरों का रुख उनकी तरफ करवा दिया। फिर जब साउथ ग्रीस का राजा खुद सामने आया तो बुरा राजा उसके सामने एक शर्त रखता है कि हम जंग तो लड़ेंगे पर इसमें सिर्फ तुम्हारी और मेरी लड़ाई होगी। सिपाही बिल्कुल आगे नहीं आएंगे क्योंकि हम उनका खून नहीं बहाएंगे। हम में से जो भी जीतेगा वो अपने किंगडम के साथ साथ दूसरे किंगडम का भी हकदार होगा। जीतने वाले को वहाँ का सब कुछ जैसे कि दौलत, शोहरत, इज्जत सब मिलेगा। साउथ ग्रीस का राजा इसके लिए मान गया, जिसके साथ ही दोनों की
खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। एक दूसरे पर जोरदार तलवार का हमला हुआ। साउथ ग्रीस का राजा जैसे ही तलवार से बुरे राजा का सर काटने लगा, वो साइड पर हटकर बैठ जाता है। फिर दोनों तलवारों से लड़ते रहे। बुरे राजा ने भी उस पर वार करके सर काटना चाहा, लेकिन वो भी घूमकर साइड में हो गया। यानी दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब बुरा राजा उस पर भारी पड़ना शुरू हो गया। वो उस पर जोरदार वार कर रहा था, लेकिन जब साउथ ग्रीस का राजा उसके वार को रोकने में नाकाम रहा, तो बुरे राजा ने मुक्का मारकर उसे पीछे कर दिया, जिससे वो और कमजोर हो गया, क्योंकि वार उसके सीने पर हुआ था। लेकिन बुरे राजा ने दोबारा लड़ने के लिए उसकी तरफ तलवार फेंकी। वो जैसी तलवार पकड़कर लड़ने के लिए उठा, फिर से बुरे राजा ने तलवार पर वार करके उसे रोक दिया। अब बुरा राजा इतने जोश में आ गया था कि तलवार वहीं जमीन में गाड़ कर हाथों से लड़ने लगा। लेकिन दूसरा राजा अभी भी तलवार से लड़ रहा था। बुरे राजा ने उसकी तलवार पकड़कर उस पर वार किया, फिर गर्दन से पकड़कर उसे हवा में कर दिया। इसके बाद जोर से जमीन पर पटक के मारा। राजा जब ढेर हुआ तो बुरे राजा ने उसके सर पर वार करके उसका हेलमेट ही अलग कर दिया। फिर हेलमेट को तलवार पे रख के हवा में लहरा दिया, जो जीतने की निशानी थी। और इस तरह उसने बुरी तरह साउथ ग्रीस के राजा को हरा दिया, जिससे उसके सिपाही तो बहुत खुश हुए, झूम उठे। लेकिन साउथ ग्रीस के लोगों के मुंह लटक गए और वो भी अब बुरे राजा को अपना राजा समझकर उसके सामने घुटने टेककर बैठ गई, अपने सर झुका लिए। जीतने के बाद जब बुरा राजा अपने महल आया तो उसकी वाइफ यानी रानी, जो बहुत अच्छी थी, उससे पूछने लगी कि तुमने साउथ ग्रीस के राजा पर हमला क्यों किया, जबकि उसने तो हमें कुछ कहा भी नहीं था, वो तो अच्छा था। जिस पर राजा जवाब देता है, मेरी जान, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है। रानी बोली, झूठ, तुमने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए, दौलत, शोहरत, ताकत के लिए किया है। इस बात को लेकर इनकी बहस हो गई। रानी नाराज होकर यहाँ से चली जाती है, जिससे हम समझ गए कि इनके बीच के ताल्लुक खास अच्छे नहीं है। रानी बहुत परेशान थी, इसीलिए वो गॉडेस यानी देवी के मंदिर गई। रो रो कर उन्हें पुकारने लगी। कहती है, गॉडेस बाहर आइए, मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर जब गॉडेस वहाँ आई तो वो रानी को संभालती है। रानी उन्हें बताती है कि मैं अपने हस्बैंड यानी बुरे राजा के जुल्म से तंग आ चुकी हूँ, कैसे भी करके इस सबसे छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, तो बताए मैं क्या करूँ। गॉडेस कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बच्चा दे सकती हूँ, जो तुम्हारे हस्बैंड के इन सारे जुल्मों को खत्म करके बुराई के खिलाफ लड़ेगा। रानी बोली, पर मैं अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती, एक बच्चा हमारा पहले ही है, दूसरा बच्चा नहीं चाहती उससे। इस पर फौरन गॉडेस बोली, अपने हस्बैंड से नहीं, मेरे हस्बैंड गॉड ज़्यूस से, क्योंकि वो भी ऐसा चाहते हैं। तुम्हारे लिए उनमें हमदर्दी है, तुम उन्हें बहुत पसंद हो। अगर तुम चाहो तो उनका बच्चा पैदा कर लो, जो तुम्हारे हस्बैंड के जुल्म से तुम्हें छुटकारा दिलवाएगा और सारी दुनिया से बुराई को खत्म कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ज़्यूस का बच्चा होगा, तो उन जैसी उसमें भी ताकतें होंगी, और तुम उस बच्चे का नाम हरक्यूलिस रखना। अब रानी को कैसे भी करके जुल्म से आजाद होना था, इसीलिए वो मान गई। रात को जब वो सो रही थी तो ज़्यूस वहाँ उसके पास आई, लेकिन वो दिख नहीं रही थी, क्योंकि ना नजर आने वाली ताकत बनकर आई थी, जिन्हें रानी महसूस कर लेती है कि यहाँ ज़्यूस है। तभी यहाँ बुरा राजा भी आ गया। वो रानी को इस हालत में देखकर इस ना नजर आने वाली ताकत को महसूस कर लेता है। उसे बहुत गुस्सा आया। चादर हटाकर हर तरफ वो ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो तलवार हर तरफ मारता है कि अगर कोई ताकत होगी तो तलवार से कटने से मारी जाएगी, पर कुछ नहीं होता। उसे इतना गुस्सा आया कि वो रानी को गले से पकड़कर कहता है, बताओ कौन था वो जो तुम्हारे साथ था। पर रानी कुछ नहीं बताती, बस रोती रहती है। गुस्से में बुरा राजा बाहर आकर अपने लोगों के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तभी आसमान से आग नीचे आकर गिरती है, जिसके साथ ही बारिश होने लगी, जिस वजह से बुरे राजा को लगने लगा कि ये काम ज़्यूस का हो सकता है। तो आग बगोला होकर वो आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चीखने लगा। ऐसे ही 9 महीने गुजर गए। रानी का बेटा पैदा हो गया, लेकिन राजा उससे नफरत करता था। उसे बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो जानता था कि ये मेरा बच्चा नहीं है बल्कि किसी और का है। लेकिन फिर भी वो रानी के पास जाकर कहता है कि क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और ये तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए मैं इसका नाम अल्साइडस रख रहा हूँ। लेकिन याद रखना, ये हमारे बड़े बेटे की जगह कभी नहीं ले सकता, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा खून है, और वही अगला राजगद्दी का हकदार है। मेरे बाद राजा वही होगा। जो कहकर राजा वहाँ से चला गया। रानी यहाँ अपने बेटे की तरफ देखकर कहती है, मेरे बेटे का नाम अल्साइडस नहीं बल्कि हरक्यूलिस है, यानी वही नाम जो गॉडेस ने उसे रखने को कहा था। फिर अब ऐसे ही 20 साल गुजर गए, जहाँ हरक्यूलिस यानी अल्साइडस बड़ा हो चुका था, जो इस वक्त प्रिंसेस यानी राजकुमारी के साथ होता है। दोनों एक साथ काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं और बहुत खुश थे, क्योंकि एक दूसरे को पसंद करते थे। तभी यहाँ किंग का बेटा यानी अल्साइडस का भाई अपने सिपाहियों के साथ आ गया। अब हालांकि वो भी प्रिंसेस को पसंद करता है, पर उसे कभी बताता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि मेरा भाई अल्साइडस उसे और वो अल्साइडस को चाहती है। वो प्रिंसेस को अपने सिपाहियों के साथ भेजकर अल्साइडस को कहता है कि आज क्यों ना हम सारा दिन शिकार पर रहे, जिसके लिए वो मान गया। ये शिकार पर निकल गई। इन्हीं रात हो जाती है और अब ये दोनों अकेले थे कि तभी एक तरफ देखकर अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ शेर था जो उनकी तरफ देखकर दहाड़ रहा था, हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। पर उसे देखकर अल्साइडस नहीं डरता। वो अपना रॉड लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा उसका काम तमाम करने के लिए। शेर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। वो अल्साइडस पर झपटने ही वाला था कि तभी रोड से उसे मारकर अल्साइडस ने पीछे कर दिया। वो इतना बहादुर था कि
शेर की पीठ पर भी चढ़कर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन शेर ने जैसे खुद को छुड़वाया, अल्साइडस ही नीचे गिर गया। शेर उसे खाने के लिए जैसे आगे बढ़ा, अल्साइडस ने उसके मुंह में रॉड डालकर उसे रोक कर रखा, लेकिन जाहिर है शेर इतना ताकतवर था कि वो रॉड ही टूट गया। इससे पहले कि शेर अल्साइडस को निगल जाता, वो ही शेर को गले से मजबूती से पकड़ लेता है, उसे दबोच के रखता है। शेर खुद को आजाद करवाने की भी बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्साइडस की ताकतों के आगे वो टिक नहीं पाया। उसका दम घुट गया, गले की हड्डी टूटने से वो वहीं मरकर ढेर हो जाता है। अब बहादुरी के लिए ये शेर की खाल निकालकर अपने पास रख लेते हैं। फिर जब महल वापस आए तो अल्साइडस का भाई खुद सबकी नजर में बहादुर बनने और सारा क्रेडिट खुद लेने के लिए शेर को मारने की झूठ-मूठ कहानी सुनाने लगता है, जो बताकर वो शेर की खाल सबको दिखा रहा था कि इसे मैंने कैसे मारा। यह अल्साइडस सच नहीं बताता, बल्कि अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाता है कि इसने ही शेर को मारा है, क्योंकि वो अपने भाई के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ रानी और प्रिंसेस जो ये जानती थी कि अल्साइडस बहादुर है जबकि उसका भाई डरपोक, उन्हें ये बात मशकूक लगती है। इसी वजह से वो काफी हैरान थी। लेकिन बुरा राजा अपने बेटे की इस बहादुरी की वजह से बहुत खुश हो जाता है और वो उसकी और रानी की शादी फिक्स कर देता है। लेकिन राजा का ये फैसला अल्साइडस और प्रिंसेस को जरा भी पसंद नहीं आया। वो बहुत हैरान थी। प्रिंसेस को तो इतना गुस्सा आता है कि वो फौरन वहाँ से चली जाती है। इस फैसले से खुद रानी अल्साइडस की मॉम भी खुश नहीं थी। प्रिंसेस का मूड खराब हो गया था, इसलिए अल्साइडस अपना घोड़ा लेकर उसके पीछे जाता है मनाने के लिए। अल्साइडस का भाई अपने डैड किंग को बताता है कि डैड आपने शादी फिक्स भी कर दी है, मैं खुश भी हूँ, लेकिन जिसके साथ शादी होनी है वो खुश नहीं है, क्योंकि वो तो अल्साइडस को पसंद करती है। जिस पर किंग उल्टा उसे गुस्सा होने लगा कि इतना मत सोचो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी पसंद करती है और किसी नहीं। तुम्हारी उसके साथ शादी तय हो गई है, तो जाओ उसे वापस ले आओ, मान जाएगी। प्रिंसेस जो अपना घोड़ा बहुत तेजी से लेकर भाग रही थी, अल्साइडस उसके घोड़े के सामने अपना घोड़ा लाकर खड़ा कर देता है और उसे रोककर घोड़े से नीचे उतारता है। वो बहुत रोती है, कहने लगी अल्साइडस मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि उससे, तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, उससे नहीं। ये लोग हमारे प्यार को कभी नहीं समझेंगे। चलो यहाँ से भागकर कहीं दूर चलती हैं, हम शादी कर लेंगे, अपनी अलग जिंदगी बसाएंगे जिसमें हम बहुत खुश होंगे। इससे पहले कि यहाँ से निकलते अल्साइडस का भाई अपने सिपाहियों के साथ यहाँ जाता है, इनका पीछे करने लगा, जिसके बाद दोनों को पकड़ लिया जाता है। उसका भाई अल्साइडस को किंग के सामने ले आया। किंग उसे कहता है अल्साइडस मैं जानता हूँ तुम मेरे इस फैसले से खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हें मेरा ये हुक्म मानना ही है। वो बोला नहीं, मैं रानी से प्यार करता हूँ और वो मुझसे, तो मैं उसकी शादी किसी और के साथ होने नहीं दूंगा, बेशक वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। लेकिन किंग कहता है कि नहीं, कल तुम इजिप्ट मिस्र जा रही हो कैप्टन के साथ, क्योंकि वहाँ जंग चल रही है। अब वो जगह इतनी खतरनाक थी कि वहाँ से कोई भी बचकर वापस नहीं आता, इसलिए किंग उसे वहाँ भेज रहा था ताकि वो मारा जाए, क्योंकि जाहिर है अल्साइडस उसका बेटा नहीं था, तो किंग उससे नफरत करता था। अब हालांकि वो चाहता नहीं था, लेकिन क्योंकि किंग का हुक्म था तो उसे मानना ही पड़ता है। पर साथ में वो ये भी कहता है कि देखना, ये जंग मैं ही जीत कर आऊंगा और पूरे चांद की रात को प्रिंसेस से शादी भी कर लूंगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। अब जाते जाते वो अपनी मोम से मिला और यहाँ पहली बार उसे ये राज पता चलता है कि मैं किंग का नहीं बल्कि ज़्यूस का बेटा हूँ। यह रानी उसे रो रो के बताती है कि बेटा ऐसा होना मजबूरी था, तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है ताकि तुम अपने सुतेले बाप किंग के जुल्म को खत्म करके बुराई का भी जड़ से खात्मा करो, और तुम्हारा नाम अल्साइडस नहीं हरक्यूलिस है। लेकिन क्योंकि वो जल्दी में था तो उनकी बात पर गौर किए बगैर ही इजिप्ट के लिए रवाना हो जाता है। काफी टाइम के बाद ये वहाँ पहुँची। पूरा ही इलाका रेगिस्तानी था, लेकिन वहाँ पर कैनिबल्स यानी आदमखोर लोग इन पर हमला कर देते हैं। इनके बीच खतरनाक जंग छिड़ गई, जिनमें कैनिबल ही भारी पड़ रहे थे और वो इनकी बहुत सारे लोगों को मार गिराते हैं और वहाँ जमीन पर उनकी लाशों का ढेर लग जाता है। बचे हुए लोग जब अंदर केव इन्हीं गार में गई तो वहाँ भी अचानक उन पर तीरों का हमला हो जाता है, लेकिन ये लोग अपने अपने शील्ड्स आगे करके जैसे तैसे खुद को बचाते हैं, जिसके बाद दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने आकर जोरदार हमला कर देती हैं। अपने अपने रॉड से और तलवारों से ये एक दूसरे को मार गिरा रही थी। इसमें अल्साइडस की फौज कमजोर पड़ती नजर आ रही थी। देखते ही देखते उनके सभी सिपाही मारे गए सिवाय अल्साइडस और उसके खास आदमी के। वो बड़ी बहादुरी से बाकी फौज से लड़कर उनका मुकाबला करते हैं। अब दूसरी फौज का एक लीडर भी था जो अपने एक आदमी से पूछता है कि इन सब में अल्साइडस कौन था, या कौन है, जिंदा है कि मर गया। इस पर वो आदमी बताता है कि अल्साइडस तो मर गया। जो सुनकर लीडर नकली अल्साइडस का हेलमेट लेकर किंग यानी अल्साइडस के डैड को भेजता है कि देखो हमने वादा पूरा कर दिया अल्साइडस को मार कर, जिसका मतलब कि ये सारी चाल किंग की थी उसे मरवाने के लिए। अब लीडर दोनों को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे वॉरियर्स योद्धा हो, मैंने तुम्हें भी मारना था, अपनी बहादुरी से तुम बच गए। अब अगर तुम जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें नई जिंदगी दे सकता हूँ, तुम्हें छोड़कर तुम्हें हमारा गुलाम बन के रहना होगा। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम गुलाम बनना कभी पसंद नहीं करोगे, उससे बेहतर तुम वॉरियर के ऐसे से मरना पसंद करोगे। तो लो मैं तुम्हें मारने लगा हूँ। अब इससे पहले वो अल्साइडस के साथी को मारता, अल्साइडस उसे रोककर कहता है कि रुक जाओ, हम जीना चाहते हैं लेकिन तुम्हारे गुलाम बन के नहीं, तुम ऐसा करो
करो, हमें भेज दो, हमें भी नई जिंदगी मिल जाएगी और तुम्हें पैसा। लीडर हैरत से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? इस पर वो जवाब देता है कि मेरा नाम हरक्यूलिस है। लीडर गुस्से में मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। महल में अल्साइडस की मौत की खबर फैल जाती है। इस वजह से वहाँ शोक का माहौल था, खास तौर पर रानी और प्रिंसेस के लिए। वो बहुत रोती है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उधर लीडर अल्साइडस और उसके साथी को बेच देता है। यहाँ उसके साथी को भी पता चल गया था कि किंग ने जानबूझकर हमें मरवाने के लिए यहाँ भेजा है, पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने ही बेटे अल्साइडस को मरवाना क्यों चाहेगा। इसीलिए अल्साइडस से पूछता है कि आपने कहा मैं हरक्यूलिस हूँ, जबकि आपका नाम तो अल्साइडस है, तो किसका नाम लेकर आपने खुद को बताया? इस पर वो जवाब देता है कि मैं खुद नहीं जानता इस बारे में, ये नाम मैंने अपनी मोम रानी से सुना था। हरक्यूलिस इसलिए बता दिया ताकि मेरे डैड किंग को लगे कि मैं मर गया हूँ। फिर यहाँ से आजाद होकर मैं वापस महल जाऊंगा और प्रिंसेस जो मेरी मोहब्बत है उससे शादी कर लूंगा। वो साथी कहता है जनाब ये काम जितना कहने में आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आपने तो सिर्फ महल की दुनिया देखी है, जबकि मैं बाहर की खतरनाक दुनिया से वाकिफ हूँ। हम यहाँ से निकलकर वापस कभी नहीं जा सकते। जिस पर वो उसे हौसला देता है कि घबराओ नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखो, हम महल लाजमी जाएंगे। अब क्योंकि दोनों गुलाम थे इसलिए लड़ाई के लिए उन्हें जंग के मैदान में उतारा जाता है। पहले अल्साइडस का साथी गया, जो शुरू में तो मार खाता है, लेकिन फिर उस पर अपना कंट्रोल करके मारकर उसको अधमरा कर देता है। जिसके बाद अल्साइडस को लड़ने के लिए उतारा जाता है। आते ही वो आदमी अल्साइडस पर हमला करके उसे दूर खंबे के साथ लगा देता है, लेकिन अल्साइडस ऊपर होकर उस पर टांगों से वार करता है। दोनों एक बार फिर आमने सामने आए। अल्साइडस मुक्कों से टांगों से मार मार कर उसे अधमरा कर देता है, फिर उठा कर उसे इतना पटकता है कि उसकी हालत खराब हो गई। फिर अल्साइडस उसकी बाजू तोड़कर वहीं गिरा देता है। वो जीत गया था, इसीलिए वहाँ हर तरफ हरक्यूलिस के नारे लगते हैं, उसकी वाह की जाती है। उधर रानी जब एक जगह पर बैठकर दुआ कर रही थी तो वहाँ किंग आया, जो उससे पूछने लगता है कि बताओ अल्साइडस किसका बेटा है, उसका बाप कौन है, एक है या कितने हैं? इस पर रानी फौरन बोली है तो एक ही, लेकिन उसे भी किसी मकसद के लिए पैदा किया गया था, पर क्योंकि मेरा बेटा अल्साइडस तो नहीं रहा तो उसका अधूरा काम मैं पूरा कर देती हूँ। तुम्हारे जुल्मों से बचने के लिए तुम्हें मार कर। इतना कहकर वो खंजर से किंग पर वार करने लगी, लेकिन उसने रानी का हाथ पकड़कर हमला रोक दिया। पूछता है कि बताओ वो कौन था? जिस पर रानी अब जाकर उसे बता ही देती है कि वो ज़्यूस है। तुम्हारे जुल्मों से बचने के लिए, तुम्हारा खात्मा करने के लिए उन्होंने मुझे एक बेटा दिया था, जो बताकर वो हंसने लगी। किंग को बहुत गुस्सा आ गया। वो उसे खंजर को रानी के अंदर घुसा देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मरते मरते वो किंग को कहती है कि तुमने ज़्यूस के बेटे को मारा है, वो बहुत गुस्से वाले और ताकतवर है, तो अब अपनी खैर मनाना, उनके गुस्से से तुम कभी नहीं बच सकती, तुम मारे जाओगे देखना। अब किंग सबसे ये बात छुपा के रखता है कि मैंने उसे मारा। हर तरफ ये अफवाह फैला देता है कि रानी अपने बेटे अल्साइडस की मौत के गम में मारी गई। हरक्यूलिस गुलामों के मालिक को कहता है कि तुम यहाँ से भी और ज्यादा पैसे कमा सकती हो अगर तुम हमें ग्रीस ले जाओ तो। वहाँ पर इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं होती, बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं लड़ाई देखने के लिए। बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। अब हम दोनों वहाँ जाकर तुम्हारी तरफ से 6 आदमियों के साथ लड़ेंगे, और ये 6 लोग वो हैं जो कभी नहीं हारे, तो जाहिर है उनका मुकाबला देखने कौन नहीं आएगा। अब अगर तो हम उनसे जीत गए तो हमें आजाद कर देना, जबकि तुम तो मालामाल हो ही जाओगे। जिस पर गुलामों का मालिक मान गया। लेकिन वहाँ जाने से पहले ये दोनों प्रैक्टिस के तौर पर 2 खतरनाक वॉरियर से लड़ते हैं, जिन्हें भी आज तक किसी ने हराया नहीं था। पर क्योंकि हरक्यूलिस और उसका साथी भी बेहतरीन वॉरियर्स थे, किसी से कम नहीं थे, तो ये भी उनका डटकर मुकाबला करते हैं। यहाँ उनकी खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। पहले अल्साइडस लड़ने के लिए आया, लेकिन वॉरियर उसे दूर फेंक देता है। उसका साथी आगे बढ़ा, अपने रॉड से उसके मुंह पर वार करता है, जबकि अल्साइडस भी तब तक उठकर उसे खूब मारा था। वो उसे 2 पहाड़ों के बीच फंसा देता है। लेकिन जब अल्साइडस ने देखा कि मेरे दोस्त की जान को खतरा है, तो फौरन वहाँ जाकर अगला वार होने से पहले ही उसे बचा लेता है। जिसके बाद दोनों दोबारा से उन वॉरियर से लड़ते हुए आखिरकार उन्हें हरा देते हैं। लेकिन इस सब में हरक्यूलिस का साथी बहुत जख्मी हो गया था। उसकी हालत देखकर गुलामों का मालिक कहता है ये तो चल भी नहीं सकता, वहाँ लड़ाई क्या करेगा? इस पर हरक्यूलिस का कहना था कि फिक्र ना करो, मैं अकेला ही उनसे लड़ूंगा, जिसके लिए मालिक मान गया। जिसके बाद ये लोग हरक्यूलिस के साथ ग्रीस आ जाते हैं। यह उनकी किंगडम का खास आदमी कैप्टन भी था, जिसे चुपके से पकड़कर हरक्यूलिस अपने और अपने दोस्त के बारे में बता देता है कि हम जिंदा हैं, जो सुनकर कैप्टन बहुत खुश हो गया। जिसके बाद हरक्यूलिस को जंग के मैदान में उतारा जाता है उन 6 लोगों से लड़ने के लिए, जहाँ वो बड़े आराम से एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। फिर दौड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगा। हालांकि वो तलवार और रॉड से उसका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन पहले वो एक पर तलवार से वार करके उसे दूर मारता है, फिर उछलकर दूसरे पर बैठकर उसके सीने में तलवार घुसा देता है। एक जैसे उसे रोकने आया, हरक्यूलिस ने उसे पकड़कर हवा में लहराकर जोर से जमीन पर पटक कर मारा। गिरते गिरते वो आदमी दोनों साथियों पर जाके लगा, जिससे वो भी गिर जाते हैं। अब दोनों ने मिलकर एक साथ फिर से उस पर हमला करना चाहा, लेकिन हरक्यूलिस अपने शील्ड और तलवार से बचते हुए एक के अंदर अपनी तलवार घुसाकर उसे मार देता है। फिर आखिरकार बचे दोनों को भी वो मार गिराता है। एक को हवा में उठाकर
जबकि दूसरे पर अपने शील्ड से हमला करके, और इस तरह से उसने अकेले ही इन 6 पर भारी पड़ के इस जंग को जीत लिया। जीत की खुशी में अपना रॉड वो हवा में लहरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कैप्टन और हरक्यूलिस के साथी उससे मिलने आए। कैप्टन उसे बताता है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी मॉम रानी को राजा ने मार दिया है। फिर एक खंजर दिखाते हुए बताता है कि ये मैंने आपके लिए रखा था, जो आपकी मॉम के सीने से निकाला है, क्योंकि वहीं पर किंग ने वार किया था। ये सुनकर हरक्यूलिस बहुत टूट गया, दुखी होकर अपनी गर्दन झुका लेता है। फिर खुद को संभालते हुए कहता है कि अब इस बारे में प्रिंसेस को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ, वरना वो ये खबर सबको बता देगी। खुशी की वजह से बात उसके पेट में नहीं रहेगी। किंग के लोग ग्रीस के गाँव पर हमला कर देते हैं। वहाँ लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल कर मार मार कर उनसे पैसे वसूल करते हैं। लेकिन तभी यहाँ हीरो हरक्यूलिस आ गया, जो सब सिपाहियों पर हमला करते करते उनके खूब धुलाई करता है। जो भी वार करने के लिए आगे आ रहा था वो उठा कर पटक कर उन्हें दूर मारा था, जो देखकर बाकी सिपाही वहाँ से भाग गए। अब उसे इतना बहादुर पाकर गाँव वाले पहचान लेते हैं कि ये कौन है। कहते हैं यू आर हरक्यूलिस, सन ऑफ ज़्यूस गॉड, तो तुम भी एक गॉड हुई। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं गॉड नहीं, आम सा इंसान हूँ। जिसके बाद वो किंग के पास मैसेज भेजता है कि अगली बार इस तरह की हरकत मत करना, कमजोरों पर जुल्म करने की। अब किंग को पता चलता है कि मेरा सिपाही यानी अल्साइडस का साथी जिंदा है, लेकिन उसके साथ एक हरक्यूलिस नाम का आदमी है। तो वो उन दोनों को पकड़ने का हुक्म देता है, पर वो ये नहीं जानता था कि वो हरक्यूलिस और कोई नहीं बल्कि उसका सुतीला बेटा अल्साइडस है। उसका साथी हरक्यूलिस को एक बूढ़ी औरत के पास लेकर गया, जो और कोई नहीं बल्कि गॉडेस है। वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो प्रिंसेस से शादी करके अपनी जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद कुछ और है, जो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से बहुत दूर लेकर चला जाएगा। लेकिन हाँ, तुम अपने डैड ज़्यूस पर भरोसा रखो, वो तुम्हें ताकतें देंगे जिससे तुम उस किंग का खात्मा कर देना। इस पर गुस्से में हरक्यूलिस बोला कि जब सारे लोगों को मारा जा रहा था, जब मेरी मॉम को मारा गया, तब मेरे डैड ज़्यूस कहाँ थे? तब उनको होश नहीं थी, वो नहीं बचा सकते थे उन सबको। गॉडेस बोली वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें उन पर भरोसा करने की जरूरत है, ताकतें वो तुम्हें खुद ही दे देंगी। उधर अल्साइडस का भाई प्रिंसेस पर दबाव डालता है कि मान जाओ, शादी कर लो मुझसे। इस पर वो कहती है कि कभी सोचना भी मत, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मैं मरना पसंद करूंगी तुमसे शादी करने से बेहतर। जिसके बाद प्रिंसेस वहाँ से जाकर छत से कूदकर अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी कैप्टन वहाँ आकर उसे बचा लेता है और अब उसे बता ही देता है कि अल्साइडस जिंदा है और जो हरक्यूलिस है वो ही अल्साइडस है। और फिर अगले ही दिन दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि काफी टाइम के बाद मिले थे तो बहुत खुश होने के साथ साथ जज्बाती हो गई थी, उनकी आंखें भर आई थी, इसलिए गले से लग जाते हैं। किंग अगले दिन कैनिबल्स के लीडर को वहाँ बुलाकर पूछता है कि मेरे किंगडम का वो साथी जिंदा कैसे रह गया और उसके साथ ये हरक्यूलिस कौन है। कैसे भी करके मुझे दोनों लोग चाहिए, ढूंढो इनको। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार हरक्यूलिस को ढूंढ लिया जाता है। उसका भाई खुद आता है हरक्यूलिस को पकड़ने के लिए, लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान रह गया कि मेरा भाई ही हरक्यूलिस है। जिसके बाद उस पर हमला करने के बाद बंदी बनाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे सबके सामने भारी पत्थरों से मजबूत जंजीरों के साथ बांध दिया जाता है। फिर उस पर बहुत जुल्म किए जा रहे थे, घोड़े से उसे मारा जा रहा था। अब किंग उसे घूरकर सब लोगों को बताता है कि देखो, ये ज़्यूस का बेटा है हरक्यूलिस, जो खुद बंधा हुआ है, मार खा रहा है, अपनी जान बचा नहीं सकता, तुम लोगों की खाक बचाएगा। ये कहकर वो उसे और मरवाता है। फिर कैप्टन को भी मरवा देता है, क्योंकि वो हरक्यूलिस का साथी था। और अब किंग जैसे उसके दूसरे साथी को मरवाने वाला होता है, हरक्यूलिस आसमान की तरफ देखकर अपने डैड का नाम लेता है, ज़्यूस, मुझे आप पर भरोसा है। उसका ये कहना ही था कि हरक्यूलिस के अंदर अलग ही ताकत आ गई, जबकि बादल भी गरजने लगे। हरक्यूलिस इतना मजबूत हो गया कि जोर लगाकर वो अपनी जंजीरों को भी तोड़ लेता है, लेकिन जंजीरों के साथ दो भारी पत्थर भी टूट गए। अब उसका ये रूप देखकर सब दंग रह गए। किंग उसे मारने का हुक्म देता है, लेकिन जो कोई भी आगे आ रहा था वो उन पर पत्थरों से हमला करता जा रहा था। बाकी लोग डरकर वहाँ से भाग गए, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। जंजीरों को घुमा घुमा कर वो पत्थरों से सभी सिपाहियों को मारता जा रहा था। ऐसे उसने बहुत सारे लोगों को उठा कर पटक कर मार दिया, जिसका फायदा उठाकर किंग अपने बाकी लोगों को लेकर वहाँ से भाग गया। हरक्यूलिस अपने बाकी साथियों को लेकर किंग से लेने के लिए निकल जाता है। और ये वही पूरे चांद की रात थी जब प्रिंसेस की शादी उसके भाई से होने वाली थी, लेकिन अभी वो इनकार कर रही थी। अब हरक्यूलिस किले के सिपाहियों के पास आया, कहता है अब तुम्हें सही और गलत का फैसला करना है, तुम्हें किंग या मुझ में से किसी एक को चुनना है। वो जालिम मतलबी किंग है, जबकि मैं अब सबको प्रोटेक्टर, ख्याल रखने वाला, सबको बचाने वाला। जिस पर अब जाहिर है वो सिपाही हरक्यूलिस का ही साथ देते हैं, उसी के लिए नारे लगाते हैं। और अब हरक्यूलिस इन सबको लेकर किंग के महल में गया। किंग और उसके बेटे को लेने के लिए चैलेंज करता है। किंग बाहर आया, कहता है कि मेरा बेटा तो प्रिंसेस तुम्हारी मोहब्बत से शादी करने के लिए गया हुआ है, तो लड़ाई के लिए सिर्फ मैं आया हूँ। जो कहकर वो छोटी सी मशाल फेंकवाकर हरक्यूलिस और उसके सिपाहियों की चारों तरफ आग लगवा देता है और फिर अपने सिपाहियों को हरक्यूलिस के सिपाहियों पर हमला करने के लिए कहता है। लेकिन हरक्यूलिस उसे रोककर कहता है स्टॉप, रुक जाओ, ये जंग तो तुम्हारी और मेरी है ना? तो बस तुम्हें और मुझे ही लड़ना चाहिए और हम में से जो भी जीतेगा वो इस किंगडम का राजा होगा और फिर सब कुछ उसे ही मिलेगा, ये महल भी, सारे सिपाही भी। इस पर किंग कहता है कि नहीं हरक्यूलिस बेटा, मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ, तुम तो मेरे बेटे हो। इस पर वो जवाब देता है कि नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तो उसका बेटा
बेटा हूँ जो पूरी दुनिया पर राज करता है। ज़्यूस का बेटा हूँ हरक्यूलिस। जिसके साथ ही दोनों फौजी आमने सामने आकर एक दूसरे से लड़ने लगती हैं, जो देखकर हरक्यूलिस अपनी तलवार ऊपर आसमान की तरफ उठाता है, जिससे आसमान में कड़कने वाली सारी बिजली उसकी तलवार में आ गई। ये ताकत हासिल करते वो बिजली को वहाँ चारों तरफ लहरा देता है। किंग के सिपाही जैसे बिजली की लपेट में आए, सबकी मौत हो जाती है, क्योंकि ये झटके बहुत ही खतरनाक थे। और ऐसे उसने सभी सिपाहियों को मार गिराया। जिसके बाद अंदर जाकर हरक्यूलिस और किंग की लड़ाई छिड़ गई। दोनों तलवारें चला चलाकर खूब लड़ रहे थे, बराबर ही लड़ाई चल रही थी। पर एक वक्त पर किंग उस पे भारी पड़ गया। वो हरक्यूलिस को बहुत मारता है। फिर जैसे दोबारा दोनों लड़ने लगे, वो टांग मारकर हरक्यूलिस को दूर गिरा देता है। किंग उसे ललकारता है। जैसे वो उठा, किंग फिर से उसे मारने लगा, लेकिन अब की बार बड़ी हिम्मत करके किंग की हर वार को वो रोक रहा था। फिर जोर से जमीन पर पटक कर उठा कर मारने लगा। वो फिर किंग को पकड़कर उसे बस जान से मारने ही वाला था कि तभी यहाँ किंग का बेटा प्रिंसेस को बंदी बनाकर ले आता है और किंग को छोड़ने के लिए कहता है। उसने प्रिंसेस पर खंजर रखा हुआ था, लेकिन प्रिंसेस उस खंजर को पकड़कर अपने सीने में घुसा लेती है। आर पार होकर वो किंग के बेटे को लगा, जिससे वो इतना जख्मी हो गया कि वहीं गिर जाता है। फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। प्रिंसेस भी जख्मी होकर वहीं गिर गई, जो देखकर हरक्यूलिस जोर से दहाड़ता है। उसे इतना गुस्सा आ गया कि वो दोबारा किंग से लड़ने लगा। इस बार वो बहुत जोश से लड़ रहा था। वो किंग को बहुत मारता है, तलवारों से जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर वार करके उसे दूर उठाकर मारता है। हालांकि वो खुद को बचा रहा था, लेकिन इस बार हरक्यूलिस के आगे कमजोर था। हरक्यूलिस उसे उठाकर दूर मारता है, फिर कूद कर उसके पास आया और अपने खंजर को किंग के सीने में जोर से घुसा देता है। किंग की मौत हो गई और इस तरह उसने अपनी मॉम का बदला ले लिया। किंग के खात्मे के साथ साथ उसके जुल्म भी अब खत्म हो जाएंगे। जैसे वो प्रिंसेस के पास आया, ये देखकर काफी खुश हो गया कि वो जिंदा है। जिसके कुछ अरसे के बाद उनकी शादी हो गई, जो वो चाहते थे। वो हंसी खुशी रहने लगे, जहाँ उनका क्यूट सा प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, जो अगला प्रिंस बनेगा। उनकी फैमिली पूरी हो गई और वो बहुत खुश थे। उनकी हैप्पी सी लाइफ को दिखाते हुए इस मूवी की भी हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है।